कोरोना की इस महामारी के दौरान जहां पे पूरा विश्व इस समय कोरोना के विषय में ही चर्चा कर रहा था, दो ऐसे देश इस विश्व में थे जो कि अपने देश में हो रहे चुनावों पर चर्चा कर रहे थे। पहला तो अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव और दूसरा भारत में बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा लगातार चल रही थी। अमेरिका में तो अभी मतगणना ही चल रही है, वहाँ पर कौन राष्ट्रपति बनेगा इसको लेकर अभी संशय चल रहा है। लेकिन इसी दौरान 3 चरणों में चल रहे बिहार विधानसभा चुनाव का आज समापन हो गया। इस चुनाव के समापन के बाद यहाँ पर लगातार हर न्यूज़ चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिए हैं और इस एग्जिट पोल में 2 चीज़ें बहुत ही साफ दिख रही हैं। पहला चीज़ तो ये दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी इस बार एक नेता के तौर पे यहाँ पर उभर के हमारे सामने आए हैं और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी इस चुनाव के दौरान काफ़ी गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बेसिस की पाठशाला में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और जानेंगे कि आखिर एग्जिट पोल के जो नतीजे हम लोग को इस समय दिखाई दे रहे हैं उसके विषय में क्या आने वाले समय में संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरण आखिरकार आज पूरे हो गए। सारे उम्मीदवार 243 उम्मीदवारों का भाग्य जो है वो आज मतपेटी के अंदर बंद हो चुका है। ईवीएम मशीन के नतीजे क्या आएंगे ये तो हमें पता चलेगा 10 नवंबर को। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 71 सीटों के लिए चुनाव हुए थे 28 अक्टूबर को, जो कि पहला चरण था। इसको कमोबेश आप कह सकते हैं कि पश्चिमी बिहार में इसमें वोटिंग हुई थी, जो आपका दक्षिण पश्चिम बिहार है वहाँ पर इसमें वोटिंग हुई थी। फिर दूसरा हुआ था 3 नवंबर को, जिसमें 94 सीटों के बीच में चुनाव हुए थे। ये मध्य जो हमारा बिहार है वहाँ पर हुआ था। और आखिरी चरण जो आज संपन्न हुआ है वो 78 सीटों का था। इसमें पूर्वी बिहार जो है वो आता है। इस चुनाव के दौरान 2 चीज़ें जो हमारे सामने उभर के आ रही हैं वो ये है कि नीतीश कुमार के लिए जो जनता का जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इस समय दिखाई दिया है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अपना बचाव करते ही दिखाई दे रहे थे। 15 सालों में उन्होंने क्या कार्य किया इसकी वो जानकारी जनता को नहीं दे पा रहे थे। वहीं पे तेजस्वी यादव एक नए तरह का चुनाव इस बार लड़ रहे थे। खासकर युवाओं के अंदर उनका जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हम लोगों को। बीजेपी एक तरीके से नीतीश की छत्र छाया में ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अभी हाल में ही आज जो इंटरव्यू अश्विनी चौबे जी का हुआ उसमें यह अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई और नेता का भी चुनाव किया जा सकता है और नीतीश कुमार को केंद्र भेजने की भी बात हो रही है। तो एक तरीके से यहाँ से यह बात भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव के नतीजों के दौरान गठबंधन जो हमारे यहाँ इस समय बने हुए बिहार में उसमें कुछ परिवर्तन जो है वो देखने को मिल जाए। चिराग पासवान का जो इम्पैक्ट हम लोगों को महसूस हो रहा था और ख़ासकर रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जो लगा था कि सिंपैथी वोट चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट होंगे, वो यहाँ पर एग्जिट पोल में तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान के इफेक्ट को लगभग सभी एग्जिट पोल ने नकार दिया है। लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में 12 से 23 सीटों पर चिराग पासवान को विजयी बताया है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कमोबेश हर जगह पे एलजेपी को लेकर एक सामान्य सी स्थिति है कि वो अधिकतम 5 और अगर हम बात करें टुडेज चाणक्य की तो वहाँ पर वो 0 सीट पा रहे हैं। तो मैंने एलजेपी की बात शुरुआत इसलिए करी क्योंकि एक तरीके से उनको यह माना जा रहा था कि वो इस चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं 2 प्रमुख गठबंधन की, जहाँ पर पहला गठबंधन तो एनडीए है जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना चुनाव यहाँ पर लड़ रहा था। एक जो ओपिनियन पोल में बात निकल कर आ रही है, टुडेज चाणक्य और दैनिक भास्कर, इन दोनों को देखा जाए तो एकदम उल्टे डेटा हमको दिखाई दे रहे हैं। टुडेज चाणक्य यहाँ कह रहा है कि एनडीए जो है वो 55 सीटों पर विजयी रह सकता है और दैनिक भास्कर यहाँ कह रहा है कि जो हमारे एनडीए गठबंधन है उस पर 120 से 127 सीट पाकर वो सरकार बना सकता है। तो एक उल्टा व्यू दोनों का, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन की तो टुडेज चाणक्य यहाँ पर महागठबंधन को 180 सीट दे रहा है, मतलब 243 सीट में 180 सीट पर विजय, क्लियर कट मेजॉरिटी यहाँ पर टुडेज चाणक्य जो है वो दे रहा है महागठबंधन को। लेकिन वहीं दैनिक भास्कर
यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब एक जो दृश्य हमारे सामने आ रहा है कि महागठबंधन केवल 71 से 81 सीट के बीच में जीत सकता है। तो टुडेस चाणक्य और दैनिक भास्कर के बीच में जो उल्टा एक सिनेरियो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। और ये तो हम लोग को 10 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आप बाकी अगर देखेंगे पोल को तो हाँ, एक और है इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का जो पोल हुआ है वहाँ पर भी महागठबंधन को क्लियर कट मेजॉरिटी 161 सीट तक मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं पर एनडीए को 70 से 91 सीटों का अनुमान दिया गया है कि ये इतना एग्जिट पोल के अनुसार ये आ रहा है और इतनी सीट ये पाएंगे। लेकिन सही रिजल्ट तो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उसके बाद चाहे आप न्यूज़ एक्स देखें, रिपब्लिक टीवी देखें या टाइम्स नाउ देखें, यहाँ पर 50-50 का मुकाबला हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 120 पर देकर ये सेफ साइड पे ही चल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में महागठबंधन आराम से सरकार बनाते हुए हम लोग को एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो दिखाई दे रही है। ये तो थी एग्जिट पोल की बातें। लेकिन अगर चुनाव के दौरान आप लोगों ने कवरेज देखी और चुनाव को अगर आपने गहनता से अध्ययन किया, पेपर पढ़ा, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कट था कि तेजस्वी के लिए लोगों के अंदर क्रेज़ था और वहीं नीतीश कुमार के लोगों के अंदर गुस्सा था। मैं एक और शब्द प्रयोग कर सकता लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शब्द यहाँ पर है। लेकिन हाँ, एक तरीके का गुस्सा, उनको नापसंद करना, ये बिहार की जनता इस बार ऐसा दिखा रही थी। कारण था पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ भी काम नहीं किया था। उनके काम लोगों को ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिए और ख़ासकर बिहार से होने वाला पलायन वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके का व्यवहार बिहार की सरकार ने किया था वो व्यवहार भी लोगों को पसंद नहीं आया था। और जो मज़दूर बाहर से, जो बिहार के मज़दूर बाहर काम करते थे, लॉकडाउन के दौरान जब वो बिहार में आए तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो व्यवहार ही बड़ा अनुचित था। उन सब का प्रभाव आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई, उसके बाद जो अगला यहाँ पे बहुत मुद्दा था वो था सुरक्षा। पिछले 5 सालों में सुरक्षा को लेकर भी बिहार सरकार के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 5 सालों में यह बात निकल के आई है कि यहाँ पर रोजगार को लेकर किसी भी तरह का बात जो है वो देखने को नहीं मिला है। जनता और खासकर युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग की संख्या इस बार वोटिंग में बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप चुनाव में होने वाले मतदान को देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में चुनाव का प्रतिशत गिरा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का प्रतिशत बढ़ा है। जो वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़ा है और ये चिंता की बात है, क्योंकि बिहार का जो बेरोजगार वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आता है। और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का बढ़ना यह साफ दर्शा रहा है कि एनडीए जो है, खासकर नीतीश कुमार के प्रति जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नीतीश कुमार की सबसे सेफ वोटर मानी जाती थी महिलाएं, लेकिन इस बार महिलाओं में भी नीतीश कुमार को लेकर उस तरह का भरोसा दिखाई नहीं दिया। वहीं पर तेजस्वी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी को लेकर बिहार की महिलाओं के अंदर एक सकारात्मक छवि रही है। उनके पिता के जो 15 साल के कार्यकाल थे, लोगों ने लगा इस बार कि उसको वो भुलाने को तैयार हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दें कि 2015 के जब 2014 में भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उसके बाद नीतीश कुमार पूरे तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन से कट चुके थे। 2010 का चुनाव याद करिए तो वहाँ पे 200 से अधिक सीट एनडीए ने प्राप्त की थी। उस समय कहा गया था कि आरजेडी का अस्तित्व पूरे तरीके से बिहार में ख़त्म हो जाएगा। और लालू भी उसके बाद लगातार केसेस में परेशान और अभी भी वो जेल में ही है चारा घोटाले को लेकर। लेकिन 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें जब महागठबंधन बना और वो महागठबंधन जब 2015 में आगे बढ़ा, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2015 में महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पराजित किया था। बीजेपी 54 के आसपास सीट पाई थी, लेकिन महागठबंधन लगभग 150 सीट के ऊपर थी। लेकिन उसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें आरजेडी का उदय हुआ था और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए थे। उस शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी का एक नया स्वरूप ही खड़ा किया है
और ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी एक नेता के रूप में उभरे हैं। जिस तरीके से रैली में उनकी बांग रहा करती थी, हर प्रत्याशी चाहता था कि तेजस्वी यादव जो हैं वो हमारे यहाँ आके रैली करें, वो काफ़ी प्रमुखता से आप इसको ध्यान दे के समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल इस बार उठे कि वो अपने कार्यों पे चुनाव नहीं लड़े, वो अभी भी 15 साल पहले के डर को दिखाकर चुनाव जीतना चाह रहे थे। तो ये उन पर उल्टा पड़ा है, क्योंकि 15 साल पहले की जनसंख्या जो थी वो अब बुजुर्ग में आ चुकी है। 15 सालों में युवा वर्ग ने नीतीश कुमार को ही देखा है, उनको लालू राज में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ कि आज़ादी के पहले भारत जिस तरीके से अंग्रेजों का गुलाम था, वो हमारे दादा लोग के लिए ठीक था कि वो समझते थे कि हाँ कांग्रेस ने कोई काम किया। लेकिन जो हमारे जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, इनके लिए आज़ादी के पहले का जो कष्ट है उसको समझ पाना मुश्किल है। हम ये देखेंगे कि आज के नए भारत में आखिर क्या हो रहा है, और आप देख रहे हैं फिर कांग्रेस का उभार जो है वह भारत पे नहीं हो पा रहा है। कुछ वही बात यहाँ पर भी हुई है कि जो 40 प्लस या 50 प्लस के लोग थे, उनके लिए जंगल राज को समझना ज़्यादा आसान है। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो 20 साल का है, 25 साल का है, उसके लिए आप जंगल राज की बात नहीं कर सकते। उसके लिए प्रमुखता की बात है कि उसका आने वाला जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और नीतीश कुमार उस नब्ज को पकड़ने में असमर्थ रहे। इस वजह से उनके हारने की संभावना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुमानतया तो अभी जो मैक्सिमम एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तो 50-50 का मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर टुडेज चाणक्य चले तो वो क्लियर कट मेजॉरिटी दे रहा है महागठबंधन को। एक्सिस माई इंडिया टुडे का जो पोल है वो भी क्लियर कट मेजॉरिटी दे रहा है। न्यूज़ एक्स में भी जो उनका अपर लिमिट है वो क्लियर कट मेजॉरिटी पे है। रिपब्लिक टीवी का भी क्लियर कट मेजॉरिटी पे है, और टाइम्स नाउ 120 दे रहा है। मतलब जो यहाँ पर 122 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, उससे थोड़ा सा कम, 2 सीटें यहाँ पर कम है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम अगर आप पोल ऑफ द पोल देखेंगे तो उस समय तो 128 के आसपास सीट जीतती हुई यहाँ पर महागठबंधन दिखाई दे रही है। तो बिहार में इतने का सत्ता परिवर्तन 15 साल बाद हो सकता है कि 10 तारीख को हमें देखने को मिले, लेकिन भारत में और ख़ासकर बिहार में जो चुनाव होते हैं उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। इसको लेकर संशय जो है वो तो रहता ही है। तो देखते हैं कि आखिर क्या रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद चुनाव का जो नतीजा है और जो नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे। कि अश्विनी चौबे का बयान अपने आप में एक चौंकाने वाला बयान है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है और नीतीश कुमार केंद्र जा सकते हैं। ये एक तरीके का कह रहा है कि बिहार में जेडीयू एक पार्टी के तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव के बाद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो जो पार्टी एक समय बिहार विधानसभा चुनाव कहें या बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी, अगर ये हार होती है तो इस हार के बाद उस पार्टी का विजयी हो पाना थोड़ा सा और खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और नीतीश कुमार के लिए आने वाला जो समय है वो काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। लेकिन उन्होंने अंतिम समय में जो ये घोषणा करी कि मेरा ये हो सकता है आखिरी चुनाव हो, ये इमोशनल दांव भी फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये उनके विपरीत चला गया है। जनता को विपक्षी पार्टियों ने और जो दल हैं विपक्षी, उन्होंने यह बताने में अगर हम बोलें कि सफलता पाई है कि आप उस व्यक्ति को चुनाव में क्यों चुनेंगे, क्यों जिताएंगे, जो कि अगले चुनाव में आपके लिए अकाउंटेबल नहीं रहने वाला है। ये बात कहीं जनता को समझ में आ गई। अगर ऐसा हुआ है तो नीतीश कुमार के लिए ये जो सिंपैथी वाला जो अंतिम दांव था ये उल्टा पड़ सकता है। ये है मेरा प्रेडिक्शन इस चुनाव को लेकर। और अगर मैं बात करूं कि बेसिस की पाठशाला का क्या प्रेडिक्शन है, तो प्रेडिक्शन मेरा 100 के आसपास एनडीए है और 125 से 130 के आसपास महागठबंधन है। लेकिन एनडीए में मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के पास 65 सीट या 70 सीट वो जीत सकती है। जेडीयू अपना बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के पास मौका है कि वो अपना संगठन जो है वो यहाँ पर खड़ा करे और बैसाखी को छोड़े, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। उसके बाद एक पार्टी के रूप में यहाँ पर होगा, क्योंकि
जो ध्रुव है वो द्विध्रुव होना चाहिए। जेडीयू अब ध्रुव के रूप में यहाँ दिखाई दे नहीं रही है, तो बीजेपी को ही खड़ा होना पड़ेगा। उसे यहाँ पर लीडरशिप की बहुत ही नितांत आवश्यकता अब दिखाई दे रही है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 10 तारीख को मिलेंगे, तब देखते हैं क्या सरकार का यहाँ पर नया स्वरूप निकल के आता है। तो रहिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।